good morning and pranam. I am Geeta Yadav. Today I teach chapter number 4, चंद्रशेखर आज़ाद. चंद्रशेखर आज़ाद के लेखक जो हैं, यहाँ पर एक एकम है, पाठ है, इसलिए इसको लेखक हैं. लेखक सदगुरु शरण अवस्थी, जिनका जन्म 1901 में और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी. सदगुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्य निबंधकार और समीक्षक थे. समीक्षक मतलब क्रिटिक करने वाले. कानपुर में BA और SD की कॉलेज के आचार्य थे. श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है. मूलतः वह प्रेरणादायक है, यानी कि इनकी रचनाओं में हमेशा हम लोगों को प्रेरणा मिलती है. तुलसी के 4 पल या भ्रमित पपित इनकी प्रमुख रचना है. इसमें इन्होंने संस्मरण लेखन का कार्य किया हुआ है. चंद्रशेखर संस्मरण मतलब स्मृतियाँ. चंद्रशेखर आज़ाद की जुड़ी हुई स्मृतियाँ के माध्यम से उनके जीवन के बारे में, किसके, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में यह बताना चाह रहे हैं. यहाँ पे प्रस्तुत है. उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है. लेखक कहते हैं कि यदि हम चंद्रशेखर को कहें कि वह स्वर्गीय हो गए तो दिल में बड़ा चोट सा लगता है, एक खटक सा जाता है. न जाने उनकी स्मृतियाँ आज क्यों सजग हो उठी. मतलब न, लेखक कहते हैं कि लिखने जब बैठा तो मुझे न जाने उनकी याद कैसे आ गई. भूलना एक महान गुण है. लोग जो है हर कार्य को भूल जाते हैं, इसीलिए लेखक कहते हैं कि भूलना एक महान गुण है. वह समय का विस्तार है. मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं. स्मृति के बोझ का वह विश्राम है. स्मृति मतलब याद जो है वह यादों में रह जाता है. यादों में वह स्मृतियाँ जो है विश्राम करती हैं यादों में, और यादों जब याद आते हैं तो वहाँ पर वह स्मृतियाँ बड़ी बोझ सी लगती हैं, बड़ी दर्द सी लगती. आप लोग भी सोचो, कुछ चीज़ें जो पुरानी हो चुकी है, कभी कभी कोई अवसर ऐसा आ जाता है कि आपको अगर अच्छी चीज़ें याद आ जाती है तो आप एकदम हंस उठते हैं, खुश हो जाते हैं. यदि आपको बुरी चीज़ें याद आती हैं तो आप उस समय मुरझा जाते हैं और वह अपने आप को मतलब वो दुख जैसा देता था. वही से लिए लेखक कहता है स्मृति के बोझ का वह विश्राम. शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते भरते हैं, पर मन में लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृतियों के सहारे ही ठीक हो पाती है. मतलब कहते हैं जैसे अगर चोट लग जाए हमारे शरीर में तो हम उसे भूल सकते हैं, वो थोड़ी कुछ समय के बाद वह मिट जाएगा और हम कुछ समय जाने के बाद भूल जाए. परंतु यदि बात किसी ने कह दिया है तो वह हमारे हृदय में हमेशा चोट, और जब याद आता है तब हमारे मन में चोट उत्पन्न हो जाती है. स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है. किसी विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग अनुराग से प्राप्त होता है. यदि संसार में विस्मृति स्वयं सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन को देरते रहें और जीवन कोढ़ की खाद बन जाएगा. विस्मृति मतलब भूल जाना, याद न आना. स्मृति मतलब याद. विश्राम मतलब श्रम, बाद में जो है आराम. यहाँ पे कभी कहते हैं कि अगर कोई आघात लगता है, कोई दिल को छू जाता है और उससे दुख उत्पन्न होता है मन में, तो वह विस्मृतियों के द्वारा ही हम उसे भुला सकते हैं. या तो साधु संतों के, या तो लोगों के, अच्छे लोगों के वचनों के सुनकर, उनकी बातों को समझाने को सुनकर, तब यह हमेशा जो है हम बुरी चीज़ों को भूल सकते हैं. परंतु जब कभी यह याद आ जाता है तो वह घाव जैसा फिर से कुदेरने लगता है, जैसे घाव जैसे फिर से वह दुखने लगता है और वह जो है हमें फिर से घायल कर देता है. और वही बातें आगे हैं. क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियाँ की छाप लगी रहती है और धुलती है. धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार झांक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं. ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो. वे आकार क्षणों का अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो. वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां अन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है. उनके लिए विस्मृत समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है. मन में स्तवंत के चिराग
की वर्षा हुआ करती है। यहाँ पे कभी कहते हैं कि क्षण यानी समय आता जाता है, हमेशा समय जो है चलता, जो वह सदैव प्रगतिशील है, समय चलता जाता है और धीरे धीरे जैसे पुराना होता जाता है वैसे स्मृतियाँ भी पुरानी होती जाती हैं और वह अच्छे से मतलब सज धज के मतलब स्मृतियाँ हमारे सुख में अगर पहले ही मैंने कहा कि अगर याद जो है अगर अच्छी यादें हों तो हमें खुश कर जाती है, अगर बुरी यादें होती तो हमें वह फिर से हमें वह हमारा घाव ताज़ा हो जाता है। चंद्रशेखर एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति थी, उनकी स्मृति मन को पूर्णीय है। मतलब चंद्रशेखर भी जो चंद्रशेखर के साथ जो घटनाएं हुई वह एक ऐसी परिस्थितियां हैं लेखक के साथ जो चंद्रशेखर का घटना हुआ था वह आज भी उनके मन में अच्छे से याद के रूप में है। लेखक कहते हैं, मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। किससे? चंद्रशेखर आज़ाद से लेखक की भेंट हुई होगी, मतलब उनसे मुलाकात हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे भैया कहते थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहते थे, तो लेखक को क्या कहते थे? भैया। और लेखक के क्या लगते थे? लेखक के छोटे भाई के मित्र थे। कौन? चंद्रशेखर। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर जिस हालत में वे दिन के क्षण में मुझे मिले, मतलब कहीं भी मिलते थे, कभी सड़क पर, कभी किसी के यहाँ, कभी स्टेशन पे, कभी भी मिलते थे, लेकिन वह मुझे हमेशा बड़े भैया कहकर ही पुकारा करते थे। उन्होंने हमेशा मेरे प्रति अग्रज मतलब बड़ा, अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। यानी कि अपने से बड़े लोग रहते हैं तो उनके सामने कैसे झुक जाते हैं, वो इस तरह से लेखक के सामने जो है चंद्रशेखर झुक जाए। वो हमेशा लेखक को अग्रज मतलब बड़ा। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वह अपने मतलब कि बातों को बड़े कृपण मतलब होता है यहाँ पर कृपण मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं लोभी, और मतलब कि वो अपने वचन के बड़े लोभी, जो वचन वो कह दिए उस वचन को वे निभाते ही हैं। कैसे लोग? क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण होते थे, बड़े ही उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मतलब कि आगे से आगे बात करने के लिए निडर होते थे। और इनकी जो मंतव्य जो एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, इनकी जो इच्छाएं होती थी, जो इच्छा होती थी वह बड़े गोप्य मतलब उसको छुपा रहता था, किसी को पता नहीं चलता। पर उन्होंने अपना समझकर मुझे कभी कोई दुराव नहीं रखा, मतलब कि हम मेरे से कभी अलग नहीं रखा। मेरे भाई को जिस तरह से वह सब कुछ अपने समझाते थे क्रांतिकारी की बातों को, वो मुझे भी कहते थे। उन्हें भय बिल्कुल न था, वे निश्चिंत थे कि वे जीते जो किसी के हाथों नहीं आ सकते। वे हमेशा कहते थे कि मतलब कि एकदम निश्चित थे कि मैं जीते जी कभी अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं आ सकता हूँ, और वह हमेशा यह निश्चितता रूप से कहते ही थे। कटी से लटकते हुए दो माउजर पिस्तौल, कटी मतलब कमर से दो पिस्तौल उनकी कमर में हमेशा लटका करता था। उस टाइम में आप देखते हो ना कैसे मतलब बेल्ट में वो पिस्तौल लगते हैं, आप लोग देखा ही है पिक्चरों में, कहानियों में। कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर में लोग रहते उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कर रखा था कि वे 4 घर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न हो। जब अंग्रेज इन लोगों को खोजा करते थे, चंद्रशेखर और उनके साथियों के, तो वो लोग हमेशा 4 घर, जो जिसके घर रहते थे, 4 घर निकल जाने के बाद ही कारतूस छोड़ते थे, जिससे शरण देने वाले कोई कष्ट ना हो। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा का निरस्तरता पर मुझे घंटों समझाया होगा। और लेखक जो है वो गांधीवादी थे और चंद्रशेखर जो है क्रांतिवादी थे। बोलते गांधीवादी का भी बहुत सारा उन्होंने मुझे समझाया और मैं उनकी हिंसा पद्धति को खुलकर बुराई की होगी,
लेखक कहते हैं जैसे उन्होंने मतलब कि वो क्रांतिकारी थे, मारो, और लेखक और जो है गांधी के उसमें अनुयायी थे, और गांधी के उसमें महान चलने की वजह से वह हमेशा हिंसा को हमेशा बुरा ही साबित करने पर लगे रहते थे लेखक। पर हम दोनों पारस्परिक आदर बढ़ाया ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार के ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न प्रत्यय था मात्र था। उनकी व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझमें न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम लिया करते थे। यहाँ पे कहते हैं लेखक की मतलब कि जब भी मैं उनकी इच्छा नहीं, मेरी मतलब लेखक जो है वह गांधीवादी थे, तो गांधीवादी की हिंसा मतलब नहीं करना था, लेकिन ये जो है चंद्रशेखर उनसे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करवा ही लेते थे, लेखक उसको मना नहीं कर पाते थे। अब आगे, उनकी बात पूरी करने में मैं गौरवंत अनुभव करता था। गौरवंत मतलब कि लेखक जो है वह अपने प्राउड फील करना, लेखक हमेशा उनके कार्य को करने के लिए प्राउड फील करते थे। अब क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए। उन पर बातें करना और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन न देखकर प्रकट टल जाया करता था। यहाँ पर कवि कहते हैं लेखक कहते हैं कि वो कोई कार्य करते थे, कोई विस्फोट करते थे तो उसका कोई अंत नहीं। अगर मैं पूछता था तो उसको डीप में नहीं बताते थे, बल्कि थोड़ा बहुत संकेत देके वो उस बात को टाल दिया करते थे। उनका शरीर शक्ति पुंज था। पुंज मतलब जैसे कि झाड़ी का पुंज होता है, यानी बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, उसे पुंज कहते हैं। तो वैसे मतलब यहाँ पे लेखक ने शक्ति पुंज उपयोग किया है, तो शक्ति से भरा हुआ उनका शरीर कैसे शक्तियों से भरा हुआ था। उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति थी। जो उनकी जो कार्य थे आत्मनिर्भर, अपने आप पर सेल्फ डिपेंड, वह उनकी प्रतिकृति थी। यानी कि जिस तरह से वो अपने आप में निर्भर थे, उसी तरह से वह उनका शरीर और उनका वर्तन था, व्यवहार था। उनकी सफेद शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। सफेद मतलब धनी, घनी, बड़ी हुई। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। मतलब कि कोई भी कुछ भी बात पूछता था तो वह मौन होकर ही जवाब दिया करते थे, बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन नहीं किया करते थे। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। लेखक कहते हैं न जाने कितने रूप में उनको मैंने देखा। कलिंगदार पंजाबी पगड़ी, कैसी कलिंगदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, कलिंगदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में जितने अच्छे लगते थे, उतना ही खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में ही खिलते थे, अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों के कछौटे को ढकने वाली धोती पहनते थे। हमेशा लगभग ज़्यादा करके वो खुले गले के कोट पहनते थे और दोनों पैर के धोती, मतलब कि धोती और कोट पहनते थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद के हम चित्रों में देखे हुए हैं। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान में देखा है। लेखक कहते हैं कि सूट में भी देखते हैं, सूट और हैट मतलब हैट, सूट हैट में भी देखा है, पूरे पंजाबी परिधान में भी उनको देखा है। लेखक ने हर प्रकार के वस्त्र उनके ऊपर बहुत ही शोभनीय, बहुत ही अच्छे दिखते थे। अब आगे, कठोर और हिंसापूर्वक संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश्य कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। जिस तरह से वह हिंसा करते समय ऐसे बड़ी कठोर दिखाई देते थे, लेकिन उनका हृदय एकदम कोमल रहता था। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उनका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवंती आकांक्षी थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, उसका आलंबन विदेशियों के पशु बल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी
उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। कहते हैं कि क्रांतिकारी के अगर मार्ग में कोई आ जाता था तो वह उसे नष्ट कर देते थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे हो और उसका मतलब नुकसान न करना हो तो वो बड़े कोमल दिल के थे और वो रो भी पड़ते थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता, जो कार्य कर रहे थे, जो स्वतंत्रता भारत के लिए लड़ रहे थे, उसमें वह दया नहीं कर सकते थे। यदि दया होता तो उनके उनके जो कार्य थे उसमें दया को कायरता बताया गया है। और क्षमा का नाम दूसरा आपत्ति था। यदि हम किसी को क्षमा कर दें, यदि उसे हम मारे नहीं, सामने उसको छोड़ दें, तो वह बाद में किस लापत्ति बन सकता था। इसलिए वह कहते थे दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी कार्य पद्धति समीचीन है। मतलब कि जैसे एक लेखक जो है हिंसावादी थे और ये न अहिंसावादी, तो दोनों एक दूसरे की बातों में हमेशा जो है वह अलग करते थे। दोनों के बात व्यवहार अलग अलग थे। दोनों का एक दया खाता था और दूसरा हिंसा करता था, मार देता था लोगों को। वह बोलता वो इसीलिए तो कहा गया है कि दया उनके जो ग्रुप का नियम था, तो दया जो अगर व्यक्ति दया कर लिया तो दया जो है वह कायरता का रूप कर लेता है। और जो व्यक्ति क्षमा कर दिया, मान लो किसी को मारने गए और मारने के बाद उस व्यक्ति को उन्होंने छोड़ दिया, तब क्या होता था, वह व्यक्ति दूसरे क्षणों में जब भी मिलता था तब इन लोगों को छोड़ता नहीं था। इसलिए कहते थे कि दया जो है कायरता है और हिंसा जो है वह दूसरा आपत्ति, मतलब क्षमा करना जो है वह आपत्ति है। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्ति को उन्होंने परिणाम द्वारा और प्रमाणित, मतलब कि कार्य चंद्रशेखर जो है लेखक को हमेशा अपने कार्यों से ऐसा मतलब बातचीत में उनको दबा देते थे। किसको? लेखक को। ईश्वर धर्म और आगे का है, ईश्वर धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। बोले ईश्वर है या धर्म की बात है या कोई भी बात विवाद करना उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वो अवकाश का वाक विलाक समझते थे। वाक विलाक मतलब बातचीत में आनंद, मतलब कि कहते थे कि वो ये सब गलत टाइम पास कहते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनके इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, सौथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद के अवसर मिले उनके परिपूर्ण प्रतिकूल थे। कार्यभूता, कार्य करने की डरना, उन्मूलक मतलब जड़ से उखाड़ देना, सथिल्य मतलब ढीलापन हो जाना, कि मतलब ये जो है वाक्य विलास, मतलब कि ये जो है कोई भी कार्य को करने के लिए निर्विवाद, यानी विवाद नहीं करते थे, उसे निर्विवाद कर देते थे, बिना विवाद का कर देते थे। मन में कोई हिचक नहीं थी, कोई उनकी शिथिलता यानी कि उनके कार्य में कोई ढीलापन यानी शिथिलता न था। वो कार्य भीरुता थे, कार्य को करने वाले थे। बुद्धिवाद थे, बुद्धि का उपयोग करते थे। पलायनवाद यदि चले जाना हो, एक अवसर पे दूसरे अवसर को आना, उनको मतलब कि वो लोग, आप लोग समझते हैं कि हिंसा करते थे, लोग अंग्रेज़ों को मारते थे क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी थे। तो एक जगह से दूसरी जगह हट जाना और शिथिल रखना, मतलब कोई चीज़ एक जगह नहीं स्थिर रहना, पलायन कर जाते थे। उनके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। अब है आगे, हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति की चाहे वे मानते और कदाचित नहीं भी मानते थे। लेखक मतलब ये असमंजस में वो ये मानते थे कि अच्छी बात है कि गलत बात है। वो क्योंकि लेखक से और उनसे बात, चंद्रशेखर से बहुत कम बात हुआ करता था इस मैटर में, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। कहते हैं कि जो किसके पोषक थे? पवित्रता यानी पवित्र होना, सामाजिक निर्मलता, समाज में एकदम निर्मल होना, कैरेक्टर एकदम उनका उच्च होना, वैयक्तिक उज्ज्वलता, वैयक्तिक मतलब वो उनका कैरेक्टर,
उनका व्यक्तित्व एकदम उज्जवल, एकदम लाइट था। नैतिक उच्चता, यानी उनके विचार बड़े ही उच्च थे। ये बड़े पोषक थे, ये याद कर लेना आप सब, क्योंकि ये आ सकता है कि लेखक के पोषक, बड़े पोषक क्या थे। तो ये सब बता सकते हैं कि लेखक के जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के पोषक थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले साथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। लेखक कहते हैं आगे कि मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। बोलते हैं जब मैं इनको इस लेख को लिख रहा हूँ तो उनके दृश्य मनुहार, उनके मुख का जो चमक है वह मेरे आँख के आगे दिख रहा है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो। उन्मूलित मतलब कि खत्म हो जाने के बाद, जड़ से उखड़ जाने के बाद। कहते हैं कि आज ये सब बातें बहुत याद आ रही हैं। राजनैतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चन करें। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा के सजावे और महत्व का निर्माण करें। साहित्य उन पर उपन्यास, कहानियाँ, काव्य की रचना करके उनको अमर बना दे। संपादनगण उन पर लेख और टिप्पण लिखकर साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे। परंतु ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों को कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज कुछ काली सतरे खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही हैं। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति आज इन पंक्तियाँ अर्पित हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जब तो चले ही गए हैं, देश को आज़ाद कराते कराते, इतिहासकार अपने पुस्तक में इनकी प्रशंसा करें, चाहे इनकी स्टैचू बना दिया जाए। संपादक गण जो अपने पत्र मतलब अपने पत्र में लेखों में लिखे और कुछ लोग टिप्पणी करें, कुछ लोग अपने भाषण में इनके उदाहरण लेते हैं, सब कुछ उनको याद किया जाता है। आज मैं जब लेखक कहते हैं आज मैं जब ये लेखन कार्य कर रहा हूँ तो उसकी उनकी स्मृतियाँ मेरे अंदर एकदम कचोट रही हैं। यहाँ पर यह जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ जानकारी थी वह लेखक ने आपके समक्ष रखा है। आगे PDF भेजूँगी उसमें